नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम रहे उनके बारे में। इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देख लीजिए। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि BEO और RO-ARO के लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसे जो है आप हमारे मोबाइल ऐप जिसका नाम है डिकोड एग्जाम और हमारी वेबसाइट www.decodexam.com पे जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता देख सकते हैं, साथ ही आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पर जो है एक बटन है, अगर आपको सब अच्छा लगे तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत हो तो ये नंबर जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पे जो है कॉल या व्हाट्सएप के जरिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में पिछले एक वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे रायसीना डायलॉग से। तो रायसीना जो डायलॉग है इसका आयोजन 2016 से विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। इस बार नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2020 के दौरान इसका आयोजन किया गया। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो है क्या है रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग जो है एक भू राजनीति पर भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। और इसमें क्या होता है, तो इस कार्यक्रम में विश्व भर के राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक विचारकों, नीति नियंताओं तथा तकनीकी शोधकर्ताओं की सहभागिता होती है। और इस बार जो मुख्य विषय रहा, ध्येय वाक्य जो इसका रहा रायसीना डायलॉग का, वो है 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ये जो है इसकी थीम रही। और इस बार के सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे वो वैश्वीकरण से जुड़ी हुई चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, एजेंडा 2030, आधुनिक विश्व में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। अब हम बात करेंगे जो है ये ORF की, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में जो है 1990 में स्थापित हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। तो साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जो है बात की गई, इसका जो है उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी इसी दौरान जो है लॉन्च किया गया। इस जो है केंद्र को अनुमति मिली थी अक्टूबर 2018 में, ठीक है। और अभी तक अगर क्षेत्रीय इसके कार्यालयों की बात करें तो 15 राज्यों ने जो है क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना पर सहमति अपनी प्रकट की है। अब ये महत्वपूर्ण है। तो लखनऊ में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये जो है इसका 23वां संस्करण था। और ये कब से कब आयोजित हुआ, तो ये 12 से 16 जनवरी के बीच में जो है आयोजित हुआ। और इसमें 6000 से अधिक जो है युवाओं ने हिस्सा लिया और इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। आगे, किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICARA के महानिदेशक ने किसान विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, के दौरान किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की। और अगले वित्त वर्ष तक नई दिल्ली में स्थापित इसे किया जाएगा, जो कि किसानों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करेगा। उसके अलावा जो है ICARA के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल के दौरान ही कितना जो है गेम बदलने की स्थिति में आ गया। इस बार जो ऑटो एक्सपो था उसमें जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक कारें जो है लॉन्च हुई। तो बहुत तेज़ी से, पहले कोई भी चीज़ बदलने में 20 से 30 साल लग रहा था औद्योगिक क्रांति के बाद, नहीं तो उससे पहले तो 2-2, 300 वर्ष लगते थे। लेकिन अब बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। अब लग रहा है कि 4-5 साल में सारा मामला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही हो जाएगा। तो चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित
करने की बात हो रही है, तो अब हर जगह पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्टेशन होंगे। तो इसमें से सर्वाधिक जो अभी प्रस्तावित है उसमें से 1317 स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और जो ये कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति, इसमें फेम इंडिया, ये इसी योजना के तहत चार्जिंग बनाया जा रहा है। तो फेम इंडिया क्या है पहले तो उसे समझ लीजिए। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रैकेट हाइब्रिड एंड ब्रैकेट बंद इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसी को शार्ट में फेम इंडिया के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी है। इसके द्वारा सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर बल दिया जाएगा। तो पहले प्राइवेट सेक्टर की बात, फिर जो है सरकारी की बात। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नई DRDO प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 5 नई जो है प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ बनेंगे? तो बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, ठीक है। RPF यानी जो है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल दिया गया है। तो ज़्यादा उदार बन रही है सरकार, ठीक है। क्या नया नाम कर दिया गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अभी क्या था? रेलवे सुरक्षा बल, अब है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, कर दिया गया है। और RPF को ग्रुप A स्टेटस प्रदान किया गया है। 1984 में जो है RPF की जो है शुरुआत हुई थी और ये केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, RPF। आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी केंद्र सरकार 2020 तक, ऐसी बात जो है कही जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है? तो डिजिटल रेडियो के द्वारा रेडियो की जो ध्वनि गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होगी और इसकी रेंज भी काफ़ी अधिक होगी और इसके अलावा अतिरिक्त स्टेशनों में, ठीक है, वृद्धि होगी। तो भारत सरकार ने एक नया सूचकांक, इन सब चीज़ों से सीधे प्रश्न बन जाते हैं। तो भारत सरकार ने एक नया सूचकांक जारी किया जिसका नाम है सुशासन सूचकांक। अब इससे समझ लीजिए, इसमें जो है तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है। हालांकि इसमें जो है कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। तो इस सूचकांक में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है बड़े राज्यों का, उसके बाद दूसरा समूह है उत्तर पूर्वी राज्यों का, ठीक है, और तीसरा समूह है पहाड़ी राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी शीर्ष पर है और बड़े राज्यों में जो है तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2020 तक सभी गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भारत नेट के माध्यम से देने की बात सरकार कह रही है और सरकार का कहना है कि 1,30,000 ग्राम पंचायतों को जो है भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया गया है। हालांकि मेरे गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। और अब सरकार करेगी 50,000 गाँव को और जो है इसमें कनेक्ट करना शेष बचा है। हालांकि गांव तो बहुत ज़्यादा है भारत में, ठीक है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान को लॉन्च किया है। तो ये जो अभियान है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि निमोनिया के कारण होने वाली बच्चों की मौतों में कमी लाना। इसे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। अभी क्या है, कुछ आंकड़े हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 37 प्रति 1,000 जन्म है। तो 1,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं वो 5 साल तक होते होते उसमें से 37 की मृत्यु हो जाती है। इस 37 में 5.3 प्रति 1,000 जो मौतें होती हैं, यानी 37 में ही 5.3 समझिए, ये केवल और केवल निमोनिया के कारण होती हैं। अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन निमोनिया के कारण 5.3 प्रति 1,000 मौतें होती हैं। तो 5 से अधिक लड़के जो है निमोनिया से मर जाते हैं 1,000 में से, ठीक है। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक इस मृत्यु दर को जो 5.3 है इसे 3 तक जो है हम ला दें, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा 100 हुनर हाट
का आयोजन जो है ये उस्ताद योजना के तहत जो है किया जा रहा है, ठीक है। और अगले 5 वर्षों में देश भर में 100 से अधिक स्थानों में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट भारतीय कारीगरों व शिल्पकारों को बढ़ावा देता है और उनकी सशक्तिकरण और रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आगे, विप्रो और नेस्कॉम लॉन्च करेंगे फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में देख लें। 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए फ्यूचर स्किल नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का निर्णय लिया है। किसने किसने? विप्रो और नेस्कॉम ने। इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। अगर इंटरनेट पर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये जो है विप्रो के जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक जो है कंपनी को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करना होता है, तो वो कितना होता है उसके कुल जो है आमदनी का, वो कमेंट करके मुझे बताइए। और इन्होंने जो अपना CSR का नाम रखा है वो है टैलेंट नेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम वॉरियर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की द्वारा लिखी गई किताब है, उसका जो है ब्रेल संस्करण आ गया है, अंधे लोग जो है उसे पढ़ सकें, इसलिए ब्रेल संस्करण। इसे कौन विकसित किया है? तो राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा जयपुर में इसे प्रकाशित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जाएगा। कब? मार्च 2020 में किया जाएगा और ये 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होगी। और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भूवैज्ञानिकों का ओलंपिक भी कहा जाता है। और ये जो है एक प्रतिष्ठित वैश्विक इवेंट है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, जिसमें 5 से 6 हज़ार वैज्ञानिक हिस्सा लेते हैं। तो बहुत बड़ा आयोजन है निश्चित रूप से। तो स्कूलों में शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम, AI का पाठ्यक्रम जो है लागू कर दिया गया। किन स्कूलों में? तो CBSE बोर्ड से चलने वाले स्कूलों में 8th, 9th और 10th के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट, IBM तथा इंटेल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर के कार्य किया है। तो उड़ान योजना यानी उड़े भारत का आम नागरिक, ठीक है, योजना के जो है 4थे संस्करण की शुरुआत की गई है। ये जो उड़ान योजना रही है ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसमें घंटे के हिसाब से कि मतलब जो है नज़दीक की भी उड़ानें जो है की जाए और चार्जेस घंटे के हिसाब से हो कि अच्छा आधे घंटे की यात्रा है तो इतना, 1 घंटे की यात्रा है तो इतना, कम से कम यात्रा रखना जो है उस तरीके से ये मामला। तो इसके 4थे चरण पर जो है बल दिया जा रहा है। इस चरण में क्या करना है? तो उत्तर पूर्व भारत और जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर बल देना है 4थे चरण में। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कर्तव्य। इसे विकसित किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। इस पोर्टल पर क्या होगा? तो प्रतिमाह निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और बहस का आयोजन भी किया जाएगा। ये जो पोर्टल है कर्तव्य, इसे नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 2021 की जनगणना का पूरा जो है प्रारूप बना लिया गया है। इसी चैनल पर जो है उससे रिलेटेड वीडियो भी डाला गया, ठीक है। तो ये कहा गया है कि 16 भाषाओं में होगी, इस बार डिजिटल होगा। पिछली जो जनगणनाएं हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। तो कमेंट करके बताइए कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच और दूसरा चरण होगा 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान, ठीक है। तो फैक्ट चेक मॉड्यूल आजकल जो है बहुत अनर्गल बातें इंटरनेट्स वगैरह पे शेयर हो रही हैं। तो केंद्र सरकार ने फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए फैक्ट चेक मॉड्यूल की स्थापना का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक न्यूज़ की घटनाओं को चिन्हित करना है। इसका गठन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन किया जाएगा। यह फाइंड, असेस, क्रिएट तथा टारगेट यानी फैक्ट के सिद्धांत पर कार्य करेगा। आगे, तो जयपुर सिटी को विश्व विरासत स्थल
के रूप में मान्यता मिल गई है। अहमदाबाद के बाद ये दूसरा भारतीय शहर है जिसे जो है ये मिला है। तो इससे पूर्व 2017 में अहमदाबाद को इसमें शामिल किया गया था और जयपुर भारत का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को द्वारा इस सूची में शामिल किया गया। अब जो है कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो भारतीय स्थलों की अब जो कुल संख्या हो गई है वो 38 हो गई है। इसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं यानी जो है कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और एक मिश्रित स्थल है, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए जो है ये बहुत बड़ा निर्णय जो है इस दशक का, इस शताब्दी का और इस वर्ष का। ठीक है, तो राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। रंजन गोगोई जी जो है चीफ रहे इस पीठ जो बैठी थी, जो मुकदमा सुन रही थी उसके भी, और जो है ये मुख्य न्यायाधीश तो उस समय रहे ही। कुल 5 जज थे और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये सर्वसम्मति से निर्णय है। 5 जजों की राय एक दूसरे से इत्तेफाक रखती थी। और इसमें क्या माना गया, तो इसमें ये माना गया कि जो विवादित जमीन है या थी उसके जो असल मालिक हैं, जो उसके हकदार हैं, वो रामलला विराजमान है। तो रामलला विराजमान एक पक्ष था इस मुकदमे के दौरान। रामलला विराजमान कहते हैं कि वहाँ रामलला की मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। ठीक है, तो रामलला विराजमान को माना गया है और सरकार को ये जो है निर्देश दिया गया कि 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर रूपरेखा निर्माण को जो है बताएं। तो अभी ट्रस्ट बन गया है, जैसा कि आप जानते ही हैं, उसकी घोषणा हो गई है। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड रहा उसे जो है कोर्ट ने ये कहा कि 5 एकड़ जो है जमीन और कहीं पर दे दीजिए, यहाँ पर जो है ये मस्जिद अपना बनाएं। तो इस पे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इस वर्ष जो है एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा रहा, वो था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ठीक है, तो 370 भी हटाया गया। उसके अलावा जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर जहां विधानसभा रहेगी, ठीक है, वहां लेजिस्लेचर रहेगा, और लद्दाख यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, में विभाजित किया गया है। 6 अगस्त को ये राष्ट्रपति द्वारा विधेयक स्वीकृत हुआ और 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद के रूप में जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इस समय 5 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास और 1 लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पास है। ठीक है, यहाँ के सांसद बहुत अच्छा भाषण भी जो है दिए। तो नई शिक्षा नीति की बात जो है तो इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 31 मई 2019 को सरकार को सौंप दिया। तो सबसे पहले तो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो लीड कर रहे थे उनका नाम जो है याद रखना है। और इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सौंपा गया है, इसमें जो है भारतीय लोगों की संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। और करिकुलम का क्या फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लगातार बैठक हो रही है। 2019 में ये काफ़ी जो है हॉट टॉपिक था, बहुत सारी बात हुई कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए लिए जाएं, क्योंकि लगभग हर 3-4 महीने पर भारत में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, जिससे कि काफ़ी खर्च पैसे का भी होता है। उसके अलावा जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे कि काम प्रभावित होता है। उसके अलावा जो केंद्र की सरकार है वो हमेशा जो है जन आकांक्षाओं के दबाव में रहती है, कठोर निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि हमेशा चुनाव चलता रहता है। तो ये सारी बातों को लेकर के, और इसमें जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, वो भी चाहती है कि ये जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। हालांकि बातचीत इस पर चल रही है, देखिए आगे इसका क्या मामला होता है। ठीक है, आगे तो नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, NPP। ठीक है, अब देखिए किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे
कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तब हो जाएगी जब वो लोकसभा की कुल जो सदस्य संख्या है उसका 2% जो है प्राप्त कर ले, और ये किसी एक राज्य से न प्राप्त कर ले। एक राज्य से प्राप्त करने वाली तो कई पार्टियां हैं, ये अलग अलग 3 राज्यों से वो प्राप्त कर ले। अगर या तो ये किसी ने शर्त पूरा कर दिया तो वो राष्ट्रीय पार्टी, या फिर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट जो है प्राप्त करे, और एक या कई राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जीत ले ये। और तीसरा ये कि वो राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में प्रादेशिक पार्टी के रूप में या राज्य स्तरीय दल के रूप में जो है उसे मान्यता हो। तो एनपीपी ने इसी शर्त को पूरा किया। इसको पढ़ते हैं तो पार्टी द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने की शर्त को पूरा करने, कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता, ये जो हमने 3 कंडीशन बताए उसमें से इसको इन्होंने फुलफिल किया। ठीक है, तो किन किन राज्यों में इनको जो है, तो अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन 4 राज्यों में इन्हें राज्य स्तरीय दल का जो है वो मिल चुका है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा द्वारा 2013 में किया गया था। आगे तो भारत ओपन डिफेक्शन फ्री यानी ओडीएफ घोषित हो गया है। हालांकि अगर आप गांव में जा रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ा झूठ है। हालांकि उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है तो ठीक ही है। तो सरकार का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 महीनों की अवधि में लगभग 600 मिलियन लोगों के लिए लगभग 110 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया गया है। तो 60 करोड़ लोगों के लिए 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। तो निश्चित रूप से ये शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन उस हैबिट का क्या करेंगे कि कई लोगों को अभी भी लगता है कि खुले में शौच करने से जो है मतलब वो आदत हो गई, वो एक हैबिट है, उस पर बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ई सिगरेट पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अभी ई सिगरेट का विकास भी नहीं हो पाया था भारत में, तभी भारत सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ई सिगरेट जो है एक नए तरह की सिगरेट आई है, इसमें धुआं वगैरह नहीं निकलता है। इसको पढ़ते हैं उस समझते हैं। तो ई सिगरेट बैटरी द्वारा संचालित उपकरण है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकाल, पानी तथा ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल का निर्माण करता है जो असली सिगरेट जैसा अनुभव देता है। हालांकि ये बहुत हानिकारक है और जो है लगभग कई देशों में इस पर प्रतिबंध की बात हो रही है। तो करतारपुर कॉरिडोर इस वर्ष का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसको जो है खोल दिया गया है। तो गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बनाए गए करतारपुर साहिब गलियारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 नवंबर 2019 को डेरा साहब नानक में आयोजित समारोह में उद्घाटन किया। तो सिखों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए ये बहुत पवित्र स्थल है ननकाना साहब। हालांकि जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, ये स्थान जो है पाकिस्तान में चला गया, एक मुस्लिम कंट्री में ये जो है स्थान चला गया। तो निश्चित रूप से इतना जल्दी विभाजन का मामला हुआ था और इतने अयोग्य लोग जो है इसको कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। हालांकि अभी ये कॉरिडोर जो है बना। तो असम एनआरसी की अंतिम सूची जारी हो गई। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की अंतिम सूची जारी हो गई और इस लिस्ट में 3,11,21,004 लोगों को असम के सिटीजन के तौर पर जगह दी गई है और 19,06,000 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं मिली है। किन के नाम शामिल किए गए हैं? तो जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसांगिंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,256 फीट। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हिक्किम सबसे ऊंचा मतदान स्थल था। तो देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है बन गया है। नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में किया है। तो इंडिया गेट के पास ये 40 एकड़ क्षेत्र में बना है और 6 भुजाओं हेक्सागोन वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती रहती है।
मेमोरियल में भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। साथ ही स्मारक को 4 चक्र पर केंद्रित किया गया है, जिसे अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम दिया गया और इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, तो देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो अंडमान निकोबार के द्वीपों का नामकरण किया गया है। यहीं पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद जो भारत की सरकार बनी थी सिंगापुर में, उसका झंडा जो है फहराया था। तो उसी चीज़ को जो है याद करते हुए रासद्वीप का नया नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, अब आप देख लीजिए इतने विदेशी नामों की क्या जरूरत, लेकिन अब चेतना ही नहीं है कि नहीं इसको बदलना है या क्या करना है। तो पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है में पढ़ाई शुरू हो गई है संस्थान में। तो 2 स्नातक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। परिवहन प्रौद्योगिकी में बीएससी और जो है परिवहन प्रबंधन में बीबीए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये हिंदी को आबू धाबी न्यायालय की आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया है। तो ये जो है तीसरी आधिकारिक भाषा अबू धाबी न्यायालय की हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, तो ये तीसरी हो जाएगी। पहली अरबी है निश्चित रूप से और दूसरी अंग्रेजी है, उसके बाद हिंदी हो गई। तो वहाँ बढ़ रहे भारतीयों का प्रभाव ये दर्शाता है कि हिंदी जो है वहाँ की तीसरी आधिकारिक भाषा न्यायालयों की हो गई है। तो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो जमात उल मुजाहिदीन इंडिया या जमात उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान, इसी की एक ब्रांच को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अनुसार संगठन ने आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उनकी भर्ती करने में ये सक्रिय रहा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।